हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल दी व्यूअर्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के मैथ्स का इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस लेक्चर में मैं इंटीग्रेशंस के थ्योरेटिकल पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। मैंने अपना क्वेश्चंस का जो इंटीग्रेशन का पार्ट्स है उसे एक सेपरेट लेक्चर्स में रिकॉर्ड किया है। तो आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि इंटीग्रेशंस के जितने भी थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पार्ट होंगे उनके ब्लॉग्स अलग टाइप के लेक्चर्स में होंगे और जो क्वेश्चंस के टॉपिक्स होंगे वो अलग लेक्चर्स में डिस्कस किए जाएंगे। आप इन दोनों टाइप के लेक्चर्स को अलग अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि इंटीग्रेशंस के थियोरेटिकल पार्ट का लेक्चर नंबर 1 होगा और इसके अभी और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है और जो आंसर मिलता है वह डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। इट मीन्स अगर f(x) एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, इसे जानने के लिए आप मेरे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाले टॉपिक का लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो y = f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन हम लोग जानते हैं कि dy/dx जिसे f'(x) से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या कहलाता है, कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर y = f(x) sin x है तो यहाँ पे हम जानते हैं sin x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहाँ पे अगर हम इस sin x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो आंसर आता है cos x। मतलब ये sin x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे निकाला जिसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर जो यह आंसर आया है यह sin x का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है तो हम उस फंक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। यानी कि अगर डेरिवेटिव दिया गया है तो फंक्शन फाइंड करना है, तो यह एक जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो गया, एक इन्वर्स प्रोसेस हो गया डिफरेंशिएशन का। यानी कि जब डेरिवेटिव दिया रहता है और फंक्शंस को फाइंड करना है तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशंस के इन्वर्स प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा जिसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। मैथमेटिक्स में इसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर d sin x + c, तो हम जानते हैं यहाँ पे d sin x + c, यहाँ पे c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसका भी आंसर cos x होगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे अगर हम sin x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो cos x होता है और sin x + c यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उस तरह के कांस्टेंट्स को कहते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे यहाँ पे c का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इसे एक नंबर से नहीं बल्कि एक लिटरल मीन्स एक लेटर से जो कि कांस्टेंट है से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे sin x + c का डेरिवेटिव भी cos x है। अब अगर हमें यहाँ पर डेरिवेटिव दिया है और हमें फंक्शन निकालना है, मतलब डेरिवेटिव यहाँ cos x का वैल्यू दिया है और पता करना है कि वह कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो फंक्शन आना चाहिए जिसका डेरिवेटिव cos x है, तो निश्चित ही इसका आंसर sin x या sin x + c होगा। इट मीन्स इफ डेरिवेटिव of a function is given and to obtain
द फंक्शन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। डेरिवेटिव अगर दिया रहेगा और मुझे फंक्शन को फाइंड करना है तो हमें जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वो प्रोसेस डेफिनेटली डिफरेंशिएशन का इन्वर्स या अपोजिट प्रोसेस होगा, जिसे मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव चूँकि कॉस एक्स है, तो यहाँ पर हम कॉस एक्स के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे कॉस एक्स के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं और हमें यहाँ पर आंसर के तौर पे साइन एक्स प्लस सी, जो यह फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन किया गया है वो यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है। तो डेफिनेटली यह सिंबल यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि इंटीग्रेशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया गया है। चूँकि यहाँ पे जिस फंक्शंस का डेरिवेटिव कॉस एक्स है उस फंक्शंस को हमने यहाँ पे ऑब्टेंड किया है। यहाँ पर कुछ ऑपरेशन जो कि यह सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद। तो यह मैथमेटिकल ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एक इन्वर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का परफॉर्म किया गया है जिसे इंटीग्रेशन कहा गया है, ठीक ना। इसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल के बेसिस पर हम एक जनरल स्टेटमेंट तैयार करते हैं और हर एक टर्म और हर एक सिंबल को यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो देयरफॉर अगर मान लेते हैं एक डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है, तो देन ऑल्सो स्मॉल एफ एक्स, ये जो फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, इसका भी डेरिवेटिव यह कैपिटल एफ एक्स फंक्शन ही होगा, चूँकि यहाँ पे सी एक कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यह जो डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आंसर के तौर पे ये फंक्शन ऑब्टेंड होगा। तो इसे किस तरह से सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम यहाँ पर अभी देखते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे जो डेरिवेटिव है उसका हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है और जो हमें आंसर मिलेगा वो जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया था ये आंसर हो गया, ठीक ना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस सिंबल में यह जो सिंबल है जिसमें हमने कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है और हमें जो ओरिजिनल फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन किया गया था वो ऑब्टेंड हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि यह जो सिंबल है यह सिंबल को सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। सिंबल और यहाँ पे dx के बीच जो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन होता है उसे इंटीग्रांड कहा जाता है, इंटीग्रांड, ठीक है। इंटीग्रांड के बाद यहाँ पे dx जो लिखा गया है, चूँकि अब फंक्शन के पास अगर वेरिएबल x है तो यहाँ पे dx होगा और फंक्शन के पास अगर वेरिएबल t है तो यहाँ dt होगा, या यहाँ पर फंक्शन के पास जो भी वेरिएबल होगा d तो रहेगा ही, d के साथ वह वेरिएबल यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ dx में ये जो x है इसे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे जब इंटीग्रेट करने के बाद जो पूरा आंसर आता है, ये पूरा आंसर में ये c जो है यह कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आंसर में दो पार्ट होता है। एक पार्ट कांस्टेंट का होता है जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और एक पार्ट में फंक्शन होता है जिसे इंटीग्रल और प्रिमिटिव कहा जाता है,
इंटीग्रल और प्रिमिटिव कहा जाता है। और ये ओवरऑल पूरे आंसर को, इस पूरे आंसर को, कंप्लीट आंसर को इंडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, आप सारे नामों को अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो आप सारे टर्म को यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स इसीलिए कहा जाता है कि फंक्शन वाला पार्ट हमेशा फिक्स होगा, लेकिन यह सी अननोन कांस्टेंट है, तो इसलिए पूरा आंसर एक डेफिनेट आंसर नहीं है, और इस डेफिनेट आंसर नहीं होने का कारण यह सी है। इसे समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो हम कह सकते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। उसी तरह से साइन एक्स प्लस 2 इसका भी डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो इस बार यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से साइन एक्स प्लस 2 होगा। एक बार और एग्जांपल लेते हैं, फिर से डी साइन एक्स प्लस 10 इसका भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, तो हम कह सकते हैं फिर से कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 10 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साइन एक्स है, फिर से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 है, फिर से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 10 है। तो हर एक बार जब हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दो आंसर यहाँ पे, मतलब आंसर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो फंक्शन वाला पार्ट होगा वो फिक्स होगा हर एक आंसर में, जैसे यहाँ पे फंक्शन वाला पार्ट साइन एक्स है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 छिपा हुआ है। दूसरे आंसर में भी फंक्शन वाला पार्ट साइन एक्स फिक्स है, बट कांस्टेंट यहाँ पे चेंज कर गया। तो ये दोनों आंसर डेफिनेट आंसर इसलिए नहीं है कि दोनों में कांस्टेंट का डिफरेंस है, इसलिए हम इस आंसर को इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल मतलब आंसर डेफिनेट नहीं है, आंसर हमेशा वेरी करेगा कांस्टेंट के थ्रू। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सी लिखे हैं। यह सी इस आंसर को, इस पूरे इंटीग्रेशन के आंसर, इंटीग्रेट होने के बाद पूरे आंसर को यह इंडेफिनिट मतलब बनाता है अपने वैल्यू के कारण। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है जिसे हम बेसिक फार्मूला भी कह सकते हैं, इसे आपको यहाँ पर समझना होगा और याद रखना। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जिसे हम इस चैप्टर का बेसिक फार्मूला भी कह सकते हैं उसे जानते हैं। इंपॉर्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, तो सबसे पहला जो इंटीग्रल है, इससे समझने के लिए सबसे पहले हम एक डिफरेंशिएशन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x रेज़ टू n+1 बाय n+1 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n+1 चूँकि यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो यह इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा x रेज़ टू n+1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे 1/n+1, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से इसकी वैल्यू x रेज़ टू n+1 -1 यह होगा। तो हम जानते हैं यह n+1 कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली यहाँ पर 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये x रेज़ टू n। अब चूँकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव x रेज़ टू n है, तो हम कह सकते हैं x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n+1 बाय n+1 और प्लस c, ये तो हमें लगाना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है। हम जानते हैं मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम -1 रखेंगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा, इसलिए इस फार्मूला को हम सारे n के लिए वैलिड समझेंगे, सिर्फ n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरा हम लोग जानते हैं a⁻x अपॉन log a। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो अगेन log a कांस्टेंट है और यह डिवाइड हो रहा है, तो यह इंटीग्रेशन के प्रोसेस से अगेन आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और सिर्फ इंटीग्रेशन a⁻x का फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1/log a एंड a⁻x का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन में जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है a⁻x इंटू log a। log a कैंसिल हो गया, यहाँ पे a⁻x। तो फिर से अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे a⁻x है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ a⁻x का इंटीग्रेशन a⁻x बाय log a, ठीक है, यह इसका आंसर होगा। यहाँ पे यह बात आपको याद रखना है कि a ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों फार्मूला से कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे x⁻10 dx, तो x⁻10 + 1 बाय 10 + 1 प्लस c। यहाँ पे c मैंने नहीं लिखा है, c सारे इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c हमेशा लिखा जाता है, प्लस c। तो यहाँ पे x⁻11 बाय 11 प्लस c, इसका यह आंसर होगा। उसी तरह से अगर x⁻−3 dx, x⁻−3 इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से x⁻−3 + 1 बाय -3 + 1, यानी कि x⁻2 बाय -2। इसे हम लिख सकते हैं -1/2, ये प्लस c मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, प्लस c हर स्टेप में लिखना है, प्लस c, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल 3⁻x dx, तो यह इस फार्मूला पे आ जाता है, तो इसे हम लिखेंगे 3⁻x बाय log 3 प्लस c, ठीक है। अगर हम 5/7x, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/7x बाय log 5/7 प्लस c, ठीक है। और कुछ इंटीग्रल्स को हम देखते हैं यहाँ पर। तीसरा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, तो देयरफॉर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं dx/dx, मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है, देयरफॉर 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन जैसे 1 dx लिखा हुआ है, तो हम 1 dx नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ dx लिखेंगे, और इसका आंसर x प्लस c होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस हम लोग जानते हैं sin x की डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन sin x प्लस c होगा। सिंस हम लोग फिर से जानते हैं cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो अगर हम यहाँ पे d माइनस cos x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लस sin x, तो देयरफॉर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, यह होगा, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होगा, cot x का डेरिवेटिव चूँकि माइनस cosec² x होता है, तो अगर हम माइनस cot x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर प्लस cosec² x होगा।
इस वजह से यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो देयरफॉर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी यह आएगा। ठीक है, और भी कुछ इंटीग्रेशन है, इसे देखते हैं हम। सिंस हम लोग जानते हैं कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो अगर हम माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। तो इस वजह से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी यह होगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा। फिर कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ माइनस लगा दें, यानी कि t माइनस कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यह +√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर फिर से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, अब इस आंसर और इस आंसर को, इस दोनों इंटीग्रेशन का LHS देखिए, इस दोनों इंटीग्रेशन का LHS सेम है, जबकि यहाँ पे RHS में यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी है और यहाँ पे माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी है। ये दोनों ही आंसर सेम आंसर हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इसलिए यह दोनों ही आंसर इक्विवेलेंट आंसर हैं। तो 13 नंबर में हम लोग जानते हैं कि tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस कारण से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा। हम लोग जानते हैं फिर से कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और अगर हम यहाँ पर माइनस कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यह फिर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस कारण से अगेन यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी इसे लिख सकते हैं। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं और माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। यह दोनों ही आंसर इक्विवेलेंट आंसर हैं। सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इस वजह से 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि कॉसेक इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करें तो 1/
एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और इस वजह से 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी लिखा जाएगा। फिर से इस दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर, मतलब 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन या तो हम सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। 17 नंबर, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, इसका हम प्रूफ अभी तुरंत देंगे। 1/x का इंटीग्रेशन मीन्स x पे पावर -1 का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी, यह होता है। क्यों होता है आप यहाँ पे देखिए, लेट अगर y इक्वल्स टू हम एज्यूम कर लेते हैं log mod x, यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, तो log mod x। अब हम यहाँ पर दो केस लेकर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। केस 1, चूँकि x 0 के इक्वल नहीं है तो यानी कि x रियल नंबर है और यह रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो केस 1 में हम x ग्रेटर देन 0 यानी कि x को पॉजिटिव रखते हैं। तो हम जानते हैं इस केस में मॉड x की वैल्यू x होगी। तो देयरफॉर dy/dx इट मीन्स d log mod x by dx, जिसे हम लिख सकते हैं d log mod x के प्लेस पे यहाँ पे, चूँकि mod x का वैल्यू x है तो यहाँ पे d log x by dx, जिसका आंसर 1/x होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं d log mod x का इंटीग्रेशन 1/x है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c, ठीक है। ये फर्स्ट केस में जब x ग्रेटर देन 0 होगा 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c होगा। अब एक दूसरा केस जिसमें x निगेटिव होगा, उसका भी हम यहाँ पर देखते हैं डिफ्रेंशिएशन करके, फिर इंटीग्रेशन क्या ऑब्टेंड होता है। केस 2, व्हेन x लेस देन 0, तो हम जानते हैं इस केस में मॉडुलस ऑफ x माइनस x होता है, ठीक है। तो देयरफॉर अगेन dy/dx मीन्स d log mod x अपॉन dx, मतलब d, अब mod x की वैल्यू यहाँ पे -x है तो -x लिखेंगे, और यहाँ से अब चेन रूल के थ्रू d log -x विथ रिस्पेक्ट टू -x होगा और d -x विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो यहाँ पे log -x का -x के रिस्पेक्ट में 1/-x होगा और -x का यहाँ पे -1 होगा, जिसका अल्टीमेट वैल्यू 1/x होगा। तो फिर से यहाँ पे log mod x का डेरिवेटिव 1/x है, तो देयरफॉर अगेन 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों केस x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, दोनों ही केस में सेम रिजल्ट मिला। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 log mod x, सॉरी 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c, यह होगा। अभी इस लेक्चर में हम इतने ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स या बेसिक इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन हैं, जैसे कि एडिशन रूल होता है और भी जो बेसिक रूल्स, एकदम बेसिक रूल्स होता है, उसके बारे में जानेंगे और क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको इन सारे इंटीग्रल्स के फार्मूला को आपको हर हालत में याद रखना होगा। तो आई होप आप सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझ गए होंगे। आप इसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। तो अगर आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ ही साथ इसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।